स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था कि मध्य प्रदेश में 7 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहली प्राथमिक चट्टानें कौन सी थी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टर्सरी, इस 7 तरह की चट्टानों का अध्ययन हमने बारी बारी से किया हुआ था। वो जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों का आधार है वो, ये मान लीजिए। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इस वाले टॉपिक से संबंधित जो क्लास है वो मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स में पूर्णतः कवर की जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, कौन सी समिति बनी, किस तरह से उन लोगों ने अनुमोदन किया और एक नए राज्य का गठन किया गया। अब जो आज की क्लास है उसमें केवल हम ऊपरी सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो मध्य प्रदेश राज्य गठन आयोग 1956 के अंतर्गत किया गया, जिसमें 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक संपूर्ण राज्य के रूप में घोषित किया गया। भारत के एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, किसको? मध्य प्रदेश, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, और वर्तमान छत्तीसगढ़, दोनों को मिलाकर मध्य प्रांत मध्य प्रदेश के रूप में गठित किया गया। ठीक है, जब गठन हुआ तो इसके जो जिले थे वो लगभग 43 जिले थे। 43 जिलों के साथ इसे गठित किया गया। फिर धीमे धीमे अनेक जिले का निर्माण हुआ, छोटे छोटे जिले बने, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन यह राज्य था इतना विस्तृत था कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना काफी कठिन हो रहा था। आप अनुमान लगाइए कि इसका जो क्षेत्रफल था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, मतलब काफी विस्तृत था, जनसंख्या भी बहुत अधिक थी। इस कारण से 1 नवंबर 2000 में 1 नवंबर 1956 को इसका शुरुआती गठन हुआ। फिर पुनर्गठन आयोग आया और 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया। जब अलग किया गया तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 61 जिले थे। कुल कितने जिले थे? 61। टोटल 61 जिले थे, 11 संभाग थे। तो 61 जिलों में से 16 जिलों को और 11 संभाग में से 3 संभागों को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। इस तरह मध्य प्रदेश में जो जिले बने वो 45 जिले और 8 संभागों के साथ 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है उसके अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, कितने जिले? 45 जिले और 8 संभाग के रूप में। तो इस समय जो इसका क्षेत्रफल था वो था 3,08,252 किलोमीटर वर्ग के लगभग। ठीक है, प्राचीन काल में वैसे तो महाजनपद काल से ही अवंती जो महाजनपद था, मैंने बताया भी था, उज्जैनी वाला क्षेत्र, उज्जैनी जिसकी राजधानी थी, तो मध्य प्रदेश अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, उसी का भाग था और जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। बाद में उनके अनेक नामकरण हुए, जिसमें दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया। महाजनपद काल में इसे दक्षिणापथेश्वर और रेवोत्तर भी कहा जाता था। रेवोत्तर इसलिए क्योंकि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम था रेवा, तो रेवा के कारण, रेवा के उत्तर में अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित होने के कारण इसका नाम रेवोत्तर पड़ा था। दक्षिणापथेश्वर इसलिए कहा जाता था क्योंकि मध्य प्रदेश को क्रॉस करके ही दक्षिण भारत में दक्षिणी क्षेत्र में जाया जाता था, इसलिए दक्षिण के पथ के रूप में मध्य प्रदेश का नाम दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था। तो ये महाजनपद कालीन नाम है। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने आपको बखूबी बताया भी है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जब अंग्रेजों का टाइम आया तो अंग्रेजों के समय मध्य प्रदेश का जो नाम था वो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मध्य प्रदेश किसका क्षेत्र था, किसका भाग था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें जो नागपुर वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले भी सम्मिलित थे। बाद में उसका गठन हुआ, एक आयोग आया, राज्य गठन आयोग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई और उसी के अनुमोदन पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सम्मिलित रूप से एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का भी मनाया जाता है और मध्य प्रदेश का भी मनाया जाता है। यह प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ठीक है, अब 2000 में एक नए राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश के रूप में, जिसमें 45 जिले और
8 संभाग थे। ठीक है, ये हो गई 2000 की स्थिति। अब बात करते हैं जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 54 जिले हैं। यदि पटवारी का एग्जाम दोबारा निकलता है और आप सौभाग्य से पढ़कर उसके टॉपर बन जाते हैं और पत्रकार आपके घर यदि आता है और आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो आप बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के टॉपर्स को भी इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। ऐसा देखा होगा, सुना भी होगा आपने। ठीक है, बात यह है कि मध्य प्रदेश में 54 जिले वर्तमान में है। धीमे धीमे अनेक जिलों का गठन हुआ। वैसे मैंने जब मऊगंज जो 53वां जिला था और 54वां जिला नागदा, तो 53वां जिला जब मऊगंज बना था तो उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 53वां जिला था मऊगंज और 54वां जो जिला बना है उज्जैन से पृथक होकर वो बना है नागदा। मध्य प्रदेश में कुल 54 जिले हैं और 10 संभाग हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 54 जिले हैं, 10 संभाग हैं। सबसे पहले जो जिले हैं उनकी जनांक के आकलन मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स में पढ़ा जाएगा। अभी केवल शुरुआती जो परिचय है उसके बारे में समझिए। मध्य प्रदेश में 54 जिलों में जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला है वो है निवाड़ी। निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ क्षेत्र से पृथक होकर बना था। तो सबसे जो छोटा जिला है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है निवाड़ी और सबसे बड़ा जिला है वो है छिंदवाड़ा, जिनका जो क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। एक किसका है? छिंदवाड़ा जिले का। और 1,170 वर्ग किलोमीटर ये है निवाड़ी क्षेत्र का। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा और सबसे छोटा निवाड़ी। तो याद रखिएगा छिंदवाड़ी और निवाड़ी, इस तरह से थोड़ा सा याद रखिए। छिंदवाड़ी सबसे बड़ा, निवाड़ी सबसे छोटा। ठीक है, उसी तरह से जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वो है इंदौर और सबसे छोटा है हरदा। ठीक है, ये होगा जिलों के बारे में बात। अब बात करें संभाग की कि मध्य प्रदेश में जो 10 संभाग हैं उनमें सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग, जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन? जबलपुर। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है शहडोल। इसमें केवल 3 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल स्वयं। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो है नर्मदापुरम संभाग, जो होशंगाबाद का एक नाम ही है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। आप इस बात का अनुमान लगाइए कि हरदा वैसे भी जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला है, उसे किसमें सम्मिलित किया गया? होशंगाबाद में, या हम कहें नर्मदापुरम संभाग में। तो नर्मदापुरम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, ये होगी सबसे छोटे सबसे बड़े की बात है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जिसमें केंद्र बिंदु पूछा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही लगभग सारे केंद्र बिंदु स्थित हैं। केंद्र बिंदु का अर्थ ये हुआ कि हम कहें कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो इस तरह से सुमेलित करने के लिए प्रश्न आ चुका है। तो थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ उज्जैन में। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो मंगलगिरी या मंगलनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है? उज्जैन में। विश्व का केवल एकमात्र मंदिर है जो मंगल देव को समर्पित है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर मेष जो राशि होती है, मेष अर्थात होता है भेड़। मेष एक राशि होती है 12 राशियों में, और मेष चर्म सुना होगा आपने, भेड़ की जो त्वचा होती है, खाल होती है, उसे मेष चर्म कहा जाता है। तो मेष जिनकी राशि में मंगल होता है उन्हें की राशि मेष होती है। ठीक है, इसलिए जो मंगल से प्रभावित होते हैं, मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, जिन्हें मंगल दोष होता है, तो उसकी पूजा पाठ भी मंगलनाथ मंदिर में या मंगलगिरी में की जाती है। तो यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर मेष जो है भेड़ उसकी प्रतिमा बनाई गई है और मंगल देव को समर्पित यह मंदिर है। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ। क्या है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में। उसके बाद थोड़े से अंदर को आते हैं। अंदर अर्थात अखंड भारत को। अखंड भारत अर्थात पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर इंडोनेशिया तक जो विस्तृत था, और साउथ में जो द्वीपीय देश है श्रीलंका और मालदीव, ये भी इसमें सम्मिलित थे। तो
अखंड भारत का जो केंद्र है वो बरसाली बैतूल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अविभाजित भारत का, पृथ्वी से छोटा अखंड भारत, अखंड भारत से छोटा अविभाजित भारत, अर्थात जब जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश वो कटा नहीं था, कटनी से याद रखिएगा, जो कटा नहीं था। तो जब पाकिस्तान और बांग्लादेश कटे नहीं थे, वैसे कटे तो बेहतर हुआ, वर्तमान जो स्वरूप है उसको देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि यदि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश कटे तो बेहतर ही हुआ। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है कि जो कोई भी निर्णय होता है वो गलत है या सही है, इस बात का निर्णय किया जाता है समय के द्वारा। कोई भी चीज़ है जो आज आप कर रहे हैं वो अभी निर्धारित नहीं की जा सकती कि वो सही या गलत है, विशेष परिप्रेक्ष्य में वो समय निर्धारित करता है कि वो चीज़ सही है या गलत है। हो सकता है जो चीज़ आज आप कर रहे हो वो आपको गलत प्रतीत हो, लेकिन समय उसको सही भी साबित कर सकता है, या जो आज कर रहे हैं वो सही हो आपके अनुसार, लेकिन समय उसको समय पर गलत साबित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ आइए कि जो अविभाजित भारत था उसका केंद्र बिंदु था कटनी में करौंदी। कटनी में करौंदी वाला जो क्षेत्र है, तो पृथ्वी का मंगलनाथ उज्जैन में, अखंड भारत का वरसाली बैतूल में केंद्र बिंदु, अविभाजित भारत का करौंदी कटनी में। वर्तमान भारत वा और वा विदिशा और वर्तमान, तो वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है वो है सागर, हमारा होम टाउन, हमारी जन्मभूमि सागर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। इससे संबंधित प्रश्न यही आया है कि सुमेलित करें पृथ्वी का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान भारत का और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को एक विशेष संज्ञा दी गई थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इन्हीं ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा हुआ था। तो यह प्रश्न भी आ चुका है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। तो हृदय प्रदेश किसके द्वारा कहा गया था, क्योंकि माँ भारती है, जो माँ भारती के हृदय के रूप में किसे माना जाता है, मध्य प्रदेश को माना जाता है। मुकुट के तौर पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को माना जाता है कि ये जो हिंद महासागर है प्रत्येक दिवस माँ भारती के चरणों को स्पर्श करता है, उनका पूजन करता है, उनके पैर धोता है। तो इस तरह से जो भारत की अवस्थिति है, जब आप आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि हृदय प्रदेश के रूप में हृदय की स्थिति पर किसकी अवस्थिति है, मध्य प्रदेश की। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख बात है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो संभाग हैं 10, उनको कैसे याद रखा जाए और कौन कौन से जिले किस किस संभाग में आते हैं। आप एक नंबर याद रखिएगा, जैसे मोबाइल नंबर होता है कोई भी, जैसे कोई भी मोबाइल नंबर होता है 888 888 555 333 और 6, एक आपका नंबर है 88 85 55 33 36। ठीक है, इस बात से आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। जैसे मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है, 10 अंकों का, तो 10 संभाग हैं। ठीक है, जिसमें से 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 8 जिले सम्मिलित हैं, 3 ऐसे संभाग हैं जिनमें 5 जिले सम्मिलित हैं, 3 ऐसे संभाग हैं जिसमें 3 जिले सम्मिलित हैं, और एक ऐसा संभाग है जिसमें 6 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखो याद रखिए, सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, तो उसमें कितने जिले होंगे, 8 जिले। 8 जिले में जबलपुर तो स्वयं होगा ही, जबलपुर नरसिंहपुर, ठीक है, सिवनी कटनी, थोड़ा सा इसको रिदम को समझिए, जबलपुर नरसिंहपुर, कटनी सिवनी, बालाघाट छिंदवाड़ा, डिंडोरी और मंडला। अब इसमें विशेष बात एक ये है कि जो डिंडोरी था वो पहले सम्मिलित था किसमें, शहडोल में। 2008 से लेकर 2012 तक यह किसमें सम्मिलित था, शहडोल संभाग में। शहडोल में कौन कौन से जिले, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, तो इसमें डिंडोरी भी सम्मिलित था, लेकिन वर्ष 2012 में इसे पुनः जबलपुर में सम्मिलित किया गया, अर्थात केवल 4 साल तक शहडोल में रहा और बाद में इसे जबलपुर में सम्मिलित किया गया। तो यह प्रश्न भी आ चुका है कि डिंडोरी किस संभाग का जिला है, किस संभाग में सम्मिलित है, तो वर्तमान में जबलपुर में सम्मिलित है। ठीक है, जबलपुर के बाद जो सबसे बड़ा अपना संभाग है वो है इंदौर, तो दूसरे नंबर पर हो गया इंदौर, इसलिए यहाँ पर भी जिले होंगे, कितने होंगे, 8 जिले। ठीक है, तो जो इंदौर वाला क्षेत्र है पूरा मालवा और निमाड़ वाला क्षेत्र है। तो निमाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बड़वानी, बुरहानपुर,
खंडवा और खरगोन, ये 4 जिले तो आते ही हैं। और इंदौर 5वां जिला स्वयं, तो 5 जिले हो गए। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ से अलग हुआ अलीराजपुर, इसलिए धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और इंदौर, ये 8 जिले किसमें सम्मिलित हैं? इंदौर संभाग में। इसी तरह से आप विशेष कोई ट्रैक बनाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो ये चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा है उज्जैन। उज्जैन में भी 8 जिले सम्मिलित हैं। पहले इसमें 6 थे, बाद में आगरमालवा, और वर्तमान में जो 54वां जिला है वो है नागदा। वो भी उज्जैन से ही अलग हुआ है। जो आगरमालवा है वो शाजापुर से अलग होकर जिला बना हुआ था, और जो नागदा है वो उज्जैन से पृथक होकर, उज्जैन की तहसील थी उससे पृथक होकर एक नया जिला बना है, 54वां जिला। तो उज्जैन में भी 8 जिले सम्मिलित हैं। तो उज्जैन में जितने जो जिले हैं वो इस वाले क्षेत्र के हैं, अर्थात ऊपर नीमच, रतलाम, मंदसौर, ये तो है ही। उसके बाद उज्जैन, नागदा, शाजापुर, देवास और आगरमालवा। देवास में कभी कभी कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो काफी इंदौर के नजदीक है, तो लोगों को लगता है कि इंदौर में सम्मिलित है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उज्जैन में उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, नागदा जो इसी से पृथक हुआ, आगरमालवा जो कि शाजापुर से हुआ इसलिए शाजापुर, और देवास, ये 8 जिले। तो उज्जैन, इंदौर और जबलपुर। ठीक है। अब इसके बाद 5 जिले हैं, वो हैं ग्वालियर में। ग्वालियर, गुना, गुना से पृथक हुआ अशोकनगर, और दतिया, शिवपुरी। तो शिवपुरी, दतिया, यहां पर देखिए शिवपुरी, शिवपुरी बिल्कुल मध्य प्रदेश के कंठ पर स्थित है। जैसे भगवान शिव थे, भगवान शिव ने जो हलाहल विष पिया था तो वो भी उनके कंठ में ही स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। तो शिव, शिव से अर्थ समझिए कि मध्य प्रदेश के जो कंठ में स्थित है भगवान शिव, शिवपुरी उसी से बना। ठीक है। तो शिवपुरी, ऊपर ग्वालियर, फिर दतिया और गुना, अशोकनगर, ये वाले क्षेत्र हैं वो ग्वालियर संभाग में आते हैं। जो चंबल वाला संभाग है, चंबल वाला क्षेत्र, अभी यहीं पर देखिए कि 5 जिले ग्वालियर में, 5 जिले जो हैं वो भोपाल में भी स्थित हैं। तो 5 जिले जो भोपाल में है कौन कौन से हैं? भोपाल, राजधानी भोपाल स्वयं, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। यही वो संभाग है जिससे कर्क रेखा पूर्णता गुजरती है। ठीक है, मैंने बताया, अभी अगले वीडियो में बताएंगे इसको। उसके बाद है रीवा। तो 5 जो जिले हैं वो कौन कौन से संभाग में आते हैं? वो आते हैं भोपाल, रीवा और ग्वालियर। भोपाल, रीवा और ग्वालियर, इनमें 5 जिले हैं। तो रीवा में है सतना, सीधी, सिंगरौली, और रीवा स्वयं, और रीवा से अलग हुआ मऊगंज जो कि 53वां जिला है। ये हो गए 5 जिले। अब बात करते हैं कि 3-3 जिले हैं वो कहाँ हैं। पहले देखिए 6 जिले किसमें है। सागर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें वर्तमान में 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से? पहले 5 ही थे, लेकिन टीकमगढ़ से पृथक होकर निवाड़ी बन गया। तो जो सागर में जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र सागर में समाहित है। ठीक है। इसके पश्चात जो 3 जिले हैं, 3 जिले 3 संभाग में, कौन कौन से? चंबल, शहडोल और नर्मदापुरम। छोटे छोटे संभाग हैं क्योंकि 3 जिले हैं तो छोटे ही संभाग होंगे। शहडोल जनसंख्या की दृष्टि से छोटा और नर्मदापुरम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा। तो चंबल वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ए वाला क्षेत्र। चंबल में भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 जिले हो गए। ठीक है। उसके बाद जो नर्मदापुरम है उसमें होशंगाबाद स्टेशन का नाम भी परिवर्तित करके क्या रख दिया है? नर्मदापुरम। तो याद रखिएगा जो सबसे नया जो बना हुआ है 2008 में, जो भोपाल से पृथक होकर बना है, वो संभाग है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में होशंगाबाद, मतलब नर्मदापुरम का जो मुख्यालय है वो होशंगाबाद में स्थित है। नर्मदापुरम में होशंगाबाद, हरदा और बैतूल 3 जिले आते हैं। और जो अंत में है वो है शहडोल। शहडोल से ही अलग होकर उमरिया बना था और अनूपपुर बना था, इसलिए याद रखिएगा कि शहडोल के अंतर्गत अनूपपुर और उमरिया जिले आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत पहले डिंडोरी भी था, लेकिन 2012 में उसे पृथक करके जबलपुर में सम्मिलित किया गया। ठीक है। ये हो गई मध्य प्रदेश के संबंध में सामान्य परिचय और उससे संबंधित विशेष बातें। ठीक है। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में, जो राजकीय प्रतीक हैं, और धीमे धीमे से यह जो यात्रा है चलती जाएगी। थोड़ी सी ये चीजें हैं वो आपको विशेष रूप से याद करने की चीजें हैं, फैक्चुअल है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी अपने
स्तर पर जो ट्रिक बना सकते हैं वो बनाइए, ठीक है। जैसे जो संभाग हैं उनमें कौन कौन से जिले हैं, किस तरह से हैं, उनको याद करने के लिए आप विशेष कोई ट्रिक बना सकते हैं अपने स्तर पर, क्योंकि आप जो स्वयं बनाएंगे वो आप कभी भूलेंगे नहीं, और जो हम बनाएंगे उसको आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।